हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम परसेंटेज की अगली क्लास करने वाले हैं बच्चे, और आगे चलेंगे। आज की क्लास कंपेरेटिवली आसान होने वाली है। पिछली दो क्लास हमारे लिए, तीन क्लास अगर मैं कहूँ तो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग रही। बहुत अच्छे अच्छे टाइप हमने किए, जनसंख्या वाला टाइप हमने किया, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, विभाजन था धनराशि का, वो दोनों टाइप नो डाउट बहुत गजब टाइप हैं। और आप भरोसा करो मेरा, उन दोनों टाइप से सवाल बनते हैं एग्जाम में। हर बार हर एग्जाम में सवाल देखने को मिला है, चाहे तो जनसंख्या से मिले, चाहे फिर आपका मनी डिस्ट्रीब्यूशन से मिले। दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन भूल कर भी मत छोड़ देना। अब हम करने वाले हैं और आगे की चीजें आसान है, हम कर भी रहे हैं। मैंने कल भी आपको करा दिया था बहुत सारी चीजें, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। कल बच्चा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमें अपना खर्चा समान रखना है, खर्चा नहीं बढ़ाना हमें, तो जो रेशियो कीमत का होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? खपत का होगा, अगर खर्चा समान रखना है तो। अब सवाल ने बोला भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ओके, परिवार को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे? व्यय अपरिवर्तित का मतलब है कि जो हमारा खर्चा है वो सेम रहे, एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे। एक्सपेंडिचर अनचेंज यानी कि खर्चा ना बदले। तो मैंने आपको बोला अगर खर्चा समान है तो जरा मुझे बताना कीमत यानी कि रेट, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो उसने रेट के बारे में क्या बोला है? 20% की वृद्धि। रेट हमारा 20% बढ़ा, तो 5 में एक जोड़ दो, बढ़कर कितना हो जाएगा? 6। मैंने आपको बोला कि अगर हमारा मूल्य का रेशो दिया है तो उसका उल्टा रेशियो किसका कर दो? खपत यानी कि कंजप्शन का कर दो, 6 से 5। यानी कि अगर पहले खपत 6 यूनिट हो रही थी पहले और बाद में, अगर पहले 6 यूनिट हो रही थी तो अब 5 यूनिट होगी। तो आपसे कह रहा है बताओ खपत में कितने परसेंट की कमी करे? तो 6 से 5 कितना? 1 की कमी करेगा। तो अगर मुझे प्रतिशत में बतानी है तो 1/6 × 100। और दुनिया जानती है, अब आप भी जान गए हो, 1/6 × 100 आंख बंद करके लिख दोगे, 16 सही 2/3% होता है। 1/6 × 100 16 सही 2/3% होता है। जिन लोगों को ये नहीं पता है, आप लोगों को 5-5 6-6 मुक्कों की जरूरत है कमर में, बहुत जोर जोर से। फिर पता चल जाएगा आपको कि 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% कैसे आया। चलिए, अब ये सवाल तो थे वो जब हमारा खर्चा समान था, लेकिन खर्चा समान हर बार थोड़ी होगा है भाई। खर्चा समान यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हर बार थोड़ी होगा। भाई मान लो ऐसा सोचो कि आप महीने में, मान लो आपके घर में जो चीनी की खपत है ना, सपोज दैट महीने में वो 10 किलो की है। महीने में 10 किलो की चीनी की खपत है। अब चीनी का रेट मान लो बढ़ गया खूब, तो क्या चीनी खाना बंद कर दोगे भाई आप? हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करके चीनी की खर्चे को भी बढ़ाना पड़ेगा फिर। चलो पेट्रोल वगैरह को तो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है भैया, आप अपनी बाइक से नहीं जाएंगे, अपने बस वस से चले जाएंगे। लेकिन जो घर के हाउस होल्ड चीजें हैं उनका क्या करें भाई? वो तो खानी पड़ेंगी ना। ऐसा थोड़ी है रेट बढ़ा तो हम खाना बंद कर दें, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, तो फिर खर्चा भी बढ़ेगा। तो अब आपसे बोला है एक वस्तु की बिक्री कर 10% घटा दिया। बिक्री कर यानी कि टैक्स, यानी कि मूल्य को 10% घटा दिया, जिसके कारण उसकी खपत 10% बढ़ गई।
बताओ, राजस्व, राजस्व यानी कि खर्चा। देखो, अगर आप ग्राहक हो, अगर आप ग्राहक हो तो बोला जाएगा खर्चा, क्योंकि आपकी जेब से पैसा गया। लेकिन अगर आप दुकानदार हो, अगर आप एक शॉपकीपर हो, तो आपके पास जो पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड राजस्व। बात वही है। अगर मैं खरीदार की नजरों से देखूं तो वो पैसा खर्चा है, अगर मैं दुकानदार की नजरों से देखूं तो वो पैसा राजस्व है। बात वही है। राजस्व मतलब अपना कॉन्सेप्ट वही, खर्चे वाला ही यहां पर रहने वाला है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या है बच्चा? 10% का फ्रैक्शन है 1/10। अब सवाल कहता है बिक्री कर को 10% घटा दिया गया। घटा दिया गया मतलब 10 से घटाकर कितना कर दिया? 9। क्या कर, या फिर अगर मैं कहूं रेट, रेट या टैक्स एक ही बात है परसेंटेज के मामले में। कह रहा है इसकी जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो 10% बढ़ गई। तो कंजप्शन क्या हो गई? 10% बढ़ गई, यानी कि 10 में 1 जोड़ दो 11। तो जो हमारा राजस्व होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मिलेगा 100, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 99। यानी कि हमारा जो रेवेन्यू था, अगर पहले 100 था तो अब घट के कितना हो गया? 99 हो गया। तो एक की कमी आ गई, एक की कमी आ गई। तो प्रतिशत में बताना है तो 1/100 गुणा 100। आप कहोगे सर 1% की कमी है, कहीं ऑप्शन में दिया होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1% की कमी। बात क्लियर है? यानी कि उसका जो राजस्व है वो 1% कम हो जाएगा। चले आगे, ये सवाल देखिए जरा। नहीं, इसको करो पहले, उसको बाद में करेंगे, पहले इसे करो। सवाल है, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि होती है। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इसे तेल की खपत में 20% की कमी करती है। भाई, कीमत बढ़ी 45%, तो रेखा ने खपत को 20% कम कर दिया। तो बताओ इस खाद्य तेल के कारण उसके खर्चे में होने वाली वृद्धि, उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा। आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो कब? जब आपको, सुनो, सक्सेसिव मेथड कब लगा सकते हो, समझो, सामने देखो। हाँ, आप सक्सेसिव मेथड कब लगा सकते हो? सक्सेसिव मेथड जब आपको कीमत का परसेंटेज दिया हो, कीमत का परसेंटेज दिया हो, आपको खपत का परसेंटेज दिया हो, और आपको खर्च का परसेंटेज पूछ रहा है, वहां पर आप सक्सेसिव, आप वहां पर सक्सेसिव लगा सकते हो, लगा सकते हो। ये लिख लो, बहुत बढ़िया बात बताई है मैंने आपको। कंडीशन क्या है? आपको कीमत का परसेंटेज दिया है, आपको खपत का परसेंटेज दिया है, और खर्च का पूछ लिया है। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कीमत और खपत दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और मल्टीप्लाई होती हैं तो ये सक्सेसिवली चलती हैं। कीमत बढ़ी, खपत घटी, खपत घटी, कीमत बढ़ी, इस तरीके से, क्योंकि आपस में मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर इन दोनों का परसेंटेज दिया है और खर्च का पूछ लिया, तो आप अपना सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। ये लिख लेना नोट्स के साइड में। जो बच्चा नोट्स तैयार करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा ऐसे बॉक्स करके इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन करके इसको लिख दें, ठीक है, कि सक्सेसिव मेथड आप कहां लगा सकते हो। जैसे यहां पर आप देखेंगे बच्चा, किसी खाद्य तेल की कीमत 45% बढ़ी कीमत, और उसको संतुलित बनाने के लिए खपत में 20% की कमी हो गई। तो बताओ खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप यहां पर क्या दिया हुआ है? कीमत का परसेंटेज दिया है, आपको खपत का परसेंटेज दिया है, आप सक्सेसिव मेथड लगा दो। और उसके तो 3 मैंने आपको केस बताए थे। एक तो जब दोनों वृद्धि हो, एक जब दोनों कमी हो, और जब एक वृद्धि और दूसरी कमी हो।
तो एक वृद्धि और दूसरी कमी का फॉर्मूला याद करो, a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 था, जहां पर a क्या है वृद्धि और b क्या है कमी। a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। अब वृद्धि क्या है 45, कमी क्या है 20, माइनस 45 गुणा 20 बटा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 नाम 45, 45 में से 20 गया कितना आ गया 25 और माइनस 9 कितना आ गया भैया 16%। और प्लस का 16 है तो वृद्धि है। मान लो अगर यहीं पर ये माइनस का 16 होता तो कमी होती। ये प्लस का 16 25 में से 9 गया तो वृद्धि है, और वृद्धि ही उसने पूछा है। मजा आया? अरे सर ये तो गजब की बात हो गई। चलो तो गजब की बात हो गई तो फिर इसमें भी ये फॉर्मूला लगाकर बता दो तो जो सवाल हमने किया है जल्दी से। एक वस्तु की बिक्री कर को 10% घटाया, परिणाम स्वरूप खपत 10% बढ़ गई, राजस्व पूछ लिया। कीमत के बारे में बोला है परसेंटेज, खपत का परसेंटेज दिया है, राजस्व का पूछ लिया। राजस्व का पूछ लिया भैया, तो आप कहोगे कि फॉर्मूला है a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, क्योंकि एक वृद्धि है 10% की वृद्धि है और एक कमी है 10% की वृद्धि और 10% की कमी। तो 10 माइनस 10 गुणा 10 बटा 100, ये पूरा एक बार कटेगा, ये तो जीरो हो गया। 0 माइनस 1 दैट इज माइनस का 1%। अब ये माइनस का 1% आया। माइनस का 1 मतलब क्या है? माइनस का साइन मतलब क्या है बच्चा? माइनस का साइन कहता है कमी, यानी कि हम कहेंगे 1% की कमी। लो, इससे भी आपने कर दिया। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसे कर लेना ना रेशियो मेथड से यार। 45% का फ्रैक्शन कितना है? 5 नाम 45, 20 पंजे 100, और 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5। अब आपसे बोला है 45% की वृद्धि है, तो 20 में आप 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 29। 20% की कमी है तो 5 में 1 घटाएंगे 4, आप गुणा कर दो 100, आप गुणा कर दो 116। तो 100 से 116 यानी कि प्लस का 16, तो 16/100 गुणा 100, 16%। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं। अब टाइप चेंज जो मैं ये टाइप अब आपको कराने वाला हूं ना, इसके बारे में थोड़ा सा सीखो और पढ़ो। मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराने से पहले आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, एक तो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, एक तो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये टाइप बहुत सरल है, और तीसरा ये टाइप आपके डिपेंड करता है कौन से कॉन्सेप्ट पे? कंप्लीटली एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि खर्चा अगर समान है। मैंने आपको कल बताया कि खर्चा अगर समान है तो जो रेशियो कीमत का होगा ए बी का, जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? खपत का हो जाएगा, बी ए। कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंड ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा टाइप। अब मैं इस टाइप पर जाने से पहले आपको कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। कर सकता हूं? घर में जब हम बेरोजगार होते हैं ना, तो घर वालों को ऐसा लगता है, जैसे हम मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर वालों को ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, अब बाहर से मम्मी आई और कहने लगी ले एक काम करियो, मार्केट से जा और चीनी ले आ 10 किलो। आपको मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, आप भी ऐसे परेशान करती रहती हो, और हर काम मुझसे कहती हो, भाई से नहीं कहती हो, उससे नहीं कहते हो, मैं ही दिखता हूँ आपको, फिर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अब भाई मम्मी तो मम्मी है। अब मम्मी कहेगी अच्छा, जब तू अपने दोस्त के साथ घूमने जाता है तब पढ़ाई नहीं करता तू, जब उसके साथ शादी में जाता है तब पढ़ाई नहीं करता तू। ऐसे ताने उनके पास फिक्स होते हैं। और 10 मिनट में चीनी ले आएगा तू, 10 मिनट में क्या तेरी पढ़ाई छूट गई? 10 मिनट में क्या तू आईएएस बन जाएगा? तो ये
बात जो है ना कि 10 मिनट में क्या तेरी पढ़ाई छूट गई, भाई इस बात का जवाब नहीं है किसी के पास भी। मतलब बात तो लॉजिकल है, अगर देखा जाए तो बात तो लॉजिकल है कि हाँ यार 10 मिनट में पढ़ाई तो छूटेगी नहीं। लेकिन अब घर वालों को कौन समझाए कि 10 मिनट में अगर अपनी पढ़ाई से हटा तो मेरा कंसंट्रेशन टूट जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन टूटा तो उसको दोबारा सेट होने के लिए बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे उस प्रॉपर माइंड सेट के साथ जाने के लिए, जिस माइंड सेट से मैं अब पढ़ रहा हूं, आपने बीच में आके मुझे रोका, वो 10 मिनट का गैप आ गया, वो माइंड सेट फिर तैयार नहीं हो पाएगा। कौन समझाए उसको उस माइंड सेट के बारे में, वो समझेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जब अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है तब पढ़ाई नहीं छूटती। अब उनको कौन समझाए कि अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मैं अपना माइंड सेट तैयार करता हूं, अपनी पढ़ाई को मैं कंप्लीट करके अपना जो बचा हुआ टाइम है उसमें घूमने जाता हूं मैं। उस बचे हुए टाइम में आप अपना काम बता दो, इस बीच टाइम में मत बताओ। तो ये जवाब है उनके, लेकिन हम उनको दे नहीं सकते। तो चलो, ये तो थी एक थोड़ी सी कॉमन चीज जो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी ये। लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बुराई आप ले लिया करो, थोड़ा थोड़ा काम भी कर दिया करो। मान लो आप 10 किलो चीनी लेकर लेने गए और मम्मी ने दिया आपको 500 रुपए, ये पकड़ 500 रुपए, और आप ऐसे दाने से भूनते गए। मेरी मम्मी बोलती है दाना से भूनना, दाना से भूनना मतलब कि जब हम ऐसे जाते हैं ना बड़बड़ाते हुए, ये मुझसे काम करवाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो, मैं ही दिखता हूँ तुमको और तो कोई घर में है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं बड़बड़ाना। और मेरी मम्मी कहती थी दाने से भूनते हुए जा रहा है, तो दाने से भूनते मतलब बड़बड़ाना। तो जब आप दाने से भूनते जाते हो ना, तो 500 रुपए आपने जेब में रख लिए और आपकी जेब में अब कुछ नहीं है, केवल 500 रुपए हैं। आप 50 रुपए के हिसाब से, मम्मी ने कहा कि चीनी का रेट है 50 रुपए किलो, तो कितने किलो चीनी आएगी बोलो। अगर चीनी का रेट 50 रुपए किलो है तो कितने किलो चीनी आएगी? चीनी आएगी 10 किलो। भाई 500 रुपए की 10 किलो आएगी, तो मम्मी ने पूरा हिसाब लगा लिया, कहीं से हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब हम पहुंच गए मार्केट। मार्केट जाके पता चला कि भैया चीनी का रेट तो 40 रुपए पर किलो हो गया, 50 मम्मी ने कह के भेजा था, यहां आके 40 हो गया रेट। तो आप मुझे बताओ, आपने उसको 500 पकड़ा दिए कि भाई ये 500 पकड़ो, जितनी भी आए उतनी दे दो। तो अगर 50 रुपए रेट था तो 10 किलो चीनी मिलनी थी, रुपए आपके पास 500 ही थे। अगर रेट 40 हो गया तो चीनी आपको ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? अपने दिमाग में जवाब देना है। रेट अगर 40 हो गया 50 से घटकर, तो चीनी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? आप कहेंगे सर ज्यादा मिलेगी, लेकिन पैसे कितने हैं आपके पास? 500 ही रुपए हैं। पहले भी 500 रुपए थे, अब भी 500 रुपए हैं। खर्चा नहीं बदला आपका, कीमत घटी, आपकी खपत बढ़ गई। खर्चा पहले भी 500 था, अब भी 500 है। मान लो 50 रुपए का रेट आप घर से सोच कर गए, मार्केट पहुंचे रेट हो गया 60। पहले भी 500 रुपए दिए, अब भी आपने 500 दिए कि भाई जितना इसमें आए दे दो। 50 रुपए के हिसाब से आपको 10 किलो चीनी मिलनी थी, लेकिन 60 रुपए के हिसाब से आपको ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? आप कहेंगे सर कम मिलेगी, क्योंकि रेट बढ़ गया चीनी का। मतलब पहले 500 रुपए में आपको 10 किलो चीनी मिल रही थी, अब 500 रुपए में कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ी तो खपत कम हो गई, प्राइस बढ़ा, कंजप्शन कम हो गया। अगर खर्चा समान है, पहले भी आपने 500 रुपए देने थे, अब भी, तो अब ये पूरा का पूरा जो मैंने स्टोरी आपके साथ डिस्कस की, इसे आप कभी नहीं भूलोगे, और इसे नहीं भूलोगे तो इस टाइप को भी आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इस सवाल में भी 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। सवाल ने बोला चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। यानी कि एक क्रेता है, खरीदने वाला बंदा है, उसकी जेब में 160 रुपए हैं, उसे चीनी लेनी है 160 रुपए की। अब ज्यादा आए कम आए उसे मतलब नहीं है। अगर चीनी के रेट 20% कम हो गए, समझो सामने देखो, अगर चीनी का रेट 20% कम हो गया
तो वही 160 रुपए, यानी कि पहले भी वो 160 रुपए ही दे रहा था, अब भी वो 160 रुपए ही देगा। उसने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। ये जो 4 किलो ज्यादा उसको चीनी मिली है ना, ये किसकी वजह से मिली है? बोलो। ये जो 4 किलो ज्यादा चीनी उसको मिली है, ये किसकी वजह से मिली है? सर ये 20% की कमी होने के कारण कीमत में 20% की गिरावट आई, उसे 4 किलो चीनी ज्यादा मिल गई। अगर ये 20% की गिरावट नहीं आती तो उसे 4 किलो ज्यादा नहीं मिलती चीनी, क्योंकि उसके पास तो 160 रुपए ही थे पहले भी और अब भी। उसे खर्चा 160 का ही करना है। अब चीनी ज्यादा मिलो कम मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीनी कम मिलो ज्यादा मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसकी कीमत 20% कम हुई तो भैया 4 किलो चीनी ज्यादा मिलेगी। अब आप मुझे बताओ, अगर उसके पास 160 रुपए पहले भी हैं और अब भी 160 है, तो क्या उसका खर्चा समान है? क्या उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है? बोलो, क्या उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है? आप कहेंगे हाँ सर, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो भैया कीमत का रेशियो, प्राइस का रेशियो, रेट का रेशियो क्या है? 5 से 1 घटाकर 4 कर दो। यानी कि जो कीमत है 20% कम हो गई, तो 5 से घटकर 4 हो गई। तो भैया उसका एक्सपेंडिचर, सॉरी उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा कर दो, 4 से 5। यानी कि पहले अगर वो 4 यूनिट खरीद रहा था तो अब कितनी खरीदेगा? 5 यूनिट। पहले अगर वो 4 यूनिट कंजप्शन था तो अब कितना है? 5 यूनिट। तो कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया, 4 से 5। और सवाल कहता है उसे तो 4 किलो ज्यादा मिलेगा, उसे तो 4 किलो ज्यादा मिलेगा। तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 4 किलो। अब यहां पर आकर थोड़ा सा रुको और सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, क्योंकि यहां से आगे 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। इसने तो एक ही सवाल पूछा है, मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। मैंने आपसे क्या बोला? 160 रुपए फिक्स है। अगर 160 रुपए फिक्स है तो खर्चा समान है, कांस्टेंट है खर्चा भैया, रुका हुआ है, ये चेंज नहीं है। तो कीमत 20% कम हुई तो 5 से 4। तो खपत उल्टा कर दो, 4 से 5, क्योंकि खर्चा समान है, क्योंकि खर्चा समान है। तो खर्चा कितना बढ़ा? 4 से 5, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मतलब 4 किलो ज्यादा। अब जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, पहला क्वेश्चन, ये पूछा गया सवाल है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है उसकी वास्तविक खपत क्या है? उसकी वास्तविक खपत क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल कंजप्शन। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कंजप्शन। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आप कहोगे कि सर ये वाला तो वास्तविक पहले जो था उसका, और ये बाद में है बढ़ा हुआ। तो 1 यूनिट 4 है, तो 4 का मतलब 4 चौके 16 किलो, यानी कि उसकी वास्तविक खपत है 16 किलो। ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। वास्तविक खपत ये कितना है? 16 किलो। 1 यूनिट 4 तो 4 यूनिट का मतलब 16। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसकी प्रारंभिक या फिर वास्तविक कीमत। प्रारंभिक या वास्तविक कीमत या मूल्य, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। प्रारंभिक मूल्य भी कहेगा या वास्तविक मूल्य भी कहेगा, कुछ भी कह सकता है। तो आपने क्या करना है, उसकी जेब में कितने रुपए हैं? 160। और कितने किलो चीनी ले रहा है वो? 16 किलो। तो 16 किलो से भाग कर दो, तो वास्तविक कीमत आ जाएगी 10 रुपए पर किलो की। 2 सवाल तो ये तैयार हो गए। और आपसे मूल मूल्य ही पूछा है ना, मूल कीमत। तो आपका आंसर मूल कीमत, ये मूल कीमत का मतलब भी यही होता है, 10 रुपए पर किलो, ऑप्शन नंबर बी। 2 सवाल तो आपके ये हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भैया 1 यूनिट का मतलब 4 किलो, तो 4 यूनिट का मतलब 16 किलो। और ये जो 4 यूनिट निकाला है, पहले वाली आपने खपत निकाली है, ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। वास्तविक मूल्य
या वास्तविक कीमत या प्रारंभिक कीमत या मूल कीमत, जो कि यहां बोला है आपसे कहेगा। तो 160 रुपए उसकी जेब में है, डिवाइड बाई 16 कर दो, 10 रुपए पर किलो आ गया। दो क्वेश्चन तैयार हो गए। इसी तरीके से आपसे दो क्वेश्चन और पूछेगा कि भैया बताओ उसकी नई खपत या बढ़ी हुई खपत। भाई नई खपत या न्यू कंजप्शन या बढ़ी हुई खपत कहेगा तो 5 गुणा 1 यूनिट का मतलब 4, दैट इज 20 किलो। और अगर आपसे कहेगा बढ़ा हुआ मूल्य, देखो क्या बोलेगा, बढ़ा हुआ मूल्य या नया मूल्य या न्यू प्राइस, तो आप कहोगे 160 रुपए उसकी जेब में है और 20 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 8 रुपए पर केजी। ये उसका बढ़ा हुआ मूल्य है, चौथा क्वेश्चन। और ये तीसरा क्वेश्चन। 1 2 3 4, ये चार क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये मत कहना सर इतना बड़ा सवाल है, ये सवाल तो बहुत छोटा है, मैंने एक ही सवाल में आपको चार क्वेश्चन करा दिए। पूछेगा कोई सा एक, या तो ये या ये या ये या ये, कोई सा एक क्वेश्चन पूछेगा। बताओ आगे बढ़ूं मैं, उड़ा दोगे सवाल को अब तो? बोलो यस। चलिए अब इस सवाल को जल्दी से उड़ाकर मुझे बता दो क्या जवाब है। दो क्लास इसमें और रहेंगी भाई अभी परसेंटेज में। आ, हाँ, एक क्लास तो प्रॉपर आपकी इलेक्शन वाली रहेगी और एक और रहेगी। कह रहा चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में, 450 रुपए में 50 किलो अधिक चावल खरीदने में सक्षम बनाती है। उसकी जेब में 450 रुपए हैं। ये 450 में 50 किलो चावल नहीं खरीद रहा, ये कंफ्यूजन मत लेना कि सर 450 में 50 किलो खरीद रहा है, नहीं, उसकी जेब में 450 है। ये जो 50 किलो अधिक चावल खरीद रहा है ना, ये 20% की कमी के कारण खरीद रहा है। किसमें? कीमत में। कीमत में 20% की गिरावट आई, जिसकी वजह से उसने 50 किलो चावल अधिक लिए। कितने रुपए में? 450 उसकी जेब में टोटल थे। उसने 450 दुकानदार को पकड़ा दिए। अब वो अपने दिमाग में जितनी कीमत सोच के बैठा था, कीमत उससे 20% कम निकल गई, तो उसको अब 50 किलो ज्यादा चावल मिल जाएंगे। ये है इसका मतलब। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो भैया रेट में क्या हुआ है? 20% की कमी, तो 5 से घटाकर कितना कर दो? 4। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि पहले, यानी कि वास्तव में अगर 4 यूनिट कंजप्शन था, तो अब नया 5 यूनिट होगा। तो कितना बढ़ा है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मतलब 50 किलो। अब सवाल में जो पूछा है हम वही निकालेंगे। मूल कीमत पूछी है, मूल कीमत हम वही निकालेंगे। तो 4 की यूनिट का मतलब कितना है? 4 गुणा 50, यानी कि 200 किलो। ये 200 किलो क्या है बच्चा उसका? ये मूल खपत है। ओरिजिनल कंजप्शन, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कंजप्शन। आपसे उसने ओरिजिनल रेट पूछा है, ओरिजिनल रेट पूछा है, मूल मूल्य, मूल मूल्य। तो कितना पैसा उसकी जेब में है? 450। 200 से भाग कर दो, 0 से 0 गया, 2 धाम 20, ये आ गया 22.5। और 10 से भाग कर देंगे तो 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.25। ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपसे कहूं उसकी नई कीमत क्या है, बता दोगे आप? अरे हाँ या ना में कुछ तो जवाब दे भाई। रेड टी शर्ट। यार ऐसे सुन्न सा होके बैठा है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर नई कीमत पूछे बता दोगे? हाँ ऐसे बोलो। 1 यूनिट 50, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 250। 450 बटे 250 कर दो।
है ना सिंपल क्वेश्चन। ये सवाल बताओ जरा, बोलो भाई क्या जवाब होगा। सवाल है, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, उसकी जेब में 40 रुपए हैं, उसको 4 आम कम मिले हैं, क्यों? क्योंकि भाई रेट 20% बढ़ गया। कह रहा वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य है। अरे आप रेट निकालो, 1 आम का मूल्य निकालो, 15 से गुणा कर दो उसे, इसमें क्या है? 20% का फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तो रेट में क्या हुआ है? 20% की वृद्धि। 5 से बढ़ाकर कितना कर दो? 6। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 6 से 5। यानी कि पहले अगर उसकी खपत 6 यूनिट थी तो अब 5 यूनिट है। तो कितनी कम हुई है? 1 यूनिट कम हुई है। और सवाल कहता है 4 आम कम खरीद रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है? वृद्धि से पहले। बच्चा, वृद्धि से पहले मतलब मूल, ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक की बात कर रहा है। तो ओरिजिनल वो 6 × 4 यानी कि 24 आम खरीद रहा था। 24 आम कितने रुपए में? 40 रुपए में। भाई ओरिजिनली वो 24 आम कितने रुपए में खरीद रहा था? 40 रुपए में। ओरिजिनली, वास्तव में 40 रुपए उसकी जेब में थे। तो ओरिजिनल खपत कितनी आ गई? 24 आम। तो ओरिजिनली यानी कि वास्तव में वो 24 आम खरीद रहा था 40 रुपए में। आपसे कह रहा है 15 आम। तो 1 आम कितने में? 40/24। 8×5 = 40, 8×3 = 24। तो 15 आम कितने में? 5/3 × 15। तो 3×5 = 15 और 5×पूरे 25। तो कितना आंसर आ गया? 25 रुपए आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 6 कहां से आया? कौन सा 6? अरे भाई ये 5 में 1 जोड़ दो ना, 6 आ जाएगा। क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे ना। तो कंजप्शन उल्टा 6 से 5 कर दो। 1 की कमी आई, वो 4 के बराबर हो जाएगी। तो वास्तविक खपत 24 आम हो गया। कितने रुपए में? 40 रुपए में। 1 आम 40/24। तो 15 आम जो पूछा है 5/3 × 15 यानी कि 25 रुपए में। गुरुजी ये क्वेश्चन आते नहीं है। आते नहीं है तो एक काम करो, थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, 5 मिनट। मैं 2 क्वेश्चन और करा दूं, तब तक फिर अगले टाइप पे आ जाऊंगा, फिर बैठ जाना आके। एक चक्कर मार जाओ बाहर का, चलो खड़े हो जाओ, ऐसे कमर से सीधे करके आ जाओ। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भाई यही कह सकता हूं मैं, और क्या कहूं। ठीक है, चलो ये सवाल देखिए। कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 6 सही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। 1 किलोग्राम अधिक। प्रति किलोग्राम मूल दर, मूल दर। सेम है, बस परसेंटेज चेंज हो रहा है। परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो 6 सही 1/4 का मतलब क्या होता है? भैया मैंने आपको बताया भी है, और अगर नहीं बताया, आपकी टेबल में नहीं लिखा है, तो मैंने थोड़ी सी जगह छुड़वाई थी ना। मैंने कहा था कोई इंपोर्टेंट फ्रैक्शन आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। तो लिख लो इसे वहां पर, आप अपने पेज पर। 1/16 होता है। 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन 1/16 होता है। जिसे नहीं पता वो कर लेना। 4×6 = 24 और एक 25/4%। परसेंट हटाओ बटा 100, 4×4 = 16, 1/16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो उसका रेट है
उसमें कमी आई है, तो 16 से 1 घटा दो 15, तो जो कंजप्शन हो जाएगा वो उल्टा कर दो, 15 से 16 कर दो। पहले 15 यूनिट था, अब 16 यूनिट है, तो कह रहा है वो तो 1 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 1 किलोग्राम। तो 15 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 15 किलोग्राम। करिए आंसर बताइए। तो 15 यूनिट का मतलब 15 किलोग्राम, तो भैया मूल कीमत कितनी हो जाएगी, मूल कीमत उसकी जेब में 135 रुपए है, बटे 15, यानी कि 9 रुपए पर केजी। तो मूल कीमत कितनी आ गई, 9 रुपए पर केजी। आ गया सभी का। लास्ट क्वेश्चन करो, फिर टाइप चेंज करते हैं। सवाल है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा होगा, हालांकि उसने लिखा नहीं है, ओरिजिनल ही निकाल लो। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, भाई 25 चौकू 100 होता है। तो 25% की कमी आई है ना, रेट में क्या हुआ है, 25% की कमी, तो 4 से 3। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, 3 से 4 कर दो। पहले उसका खपत 3 था, अब 4 हो गया, 1 बढ़ गया, और 1 बढ़ने का मतलब है 5 किलो। उसकी मूल खपत कितनी है, 3 × 5, यानी कि 15 किलो। अब आपसे कह रहा है प्रति किलोग्राम मूल्य, अब उसने नहीं बताया मूल है या नया है, तो आप मूल कीमत ही निकाल दो। तो 600 रुपए में 15, 15 चौकू 60, 40 रुपए पर केजी। ओके, वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप पर जाने से पहले मैं आपको अगले टाइप के लिए तैयार करता हूं। यस, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, सैलरी बराबर क्या होता है, कितना आपने खर्च किया और कितना आपने बचाया। यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्या समझे आप बात को, क्या अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आई बराबर ई प्लस एस, यानी कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक महीने में आपने कितना खर्चा किया और आपने कितना बचाया, क्या मैं उन दोनों को जोड़ के बता सकता हूं कि आपने उस महीने में कितना कमाया। क्या मैं ये बता सकता हूं कि आपने उस महीने में कितना कमाया। यस, यानी कि खर्चा और बचत को अगर आप जोड़ देते हो। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपने एक महीने में सपोज 10,000 रुपए कमाए, सपोज दैट आपने एक महीने में 10,000 रुपए कमाए और आपने खर्च कर दिए मान लो 3,000, आपने खर्च कर दिए 3,000, तो आपकी बचत क्या है, फिर सेविंग क्या है। आप कहोगे सर 10,000 कमाए, 3,000 खर्च कर दिए, तो आप 10,000 में से 3,000 माइनस कर दो सर, 7,000 रुपए बचाए होंगे।
ऐसे ही तो बोलोगे आप, बोलो यस। यानी कि आपने आय में से खर्चा माइनस कर दिया तो आपको सेविंग मिल गई, बचत मिल गई। आप अगर खर्चे को इधर जाकर आय में से माइनस करते हो तो आपको बचत मिल जाती है। अगर आप इधर लाकर खर्चे सॉरी बचत को आय में से माइनस कर दोगे, अगर आप सेविंग को इनकम में से माइनस करते हो तो क्या आपको खर्चा मिल जाएगा? भाई मुझे बेसिकली दिया हुआ है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं यहां से एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पूछूंगा तो आप बचत को माइनस कर दोगे। अगर मैं आपसे बचत पूछूंगा तो आप क्या करोगे? इनकम में से खर्चे को माइनस कर दोगे। क्या ये दोनों चीज आपको समझ में आ रही है? अगर आपसे खर्चा पूछेगा तो आय में से बचत माइनस कर दो, और अगर आपसे बचत पूछेगा तो आय में से खर्चा माइनस कर दो, और अगर आपसे आय पूछेगा तो खचत कह रहा हूं, दोनों को जोड़ दिया। आजकल नाम ऐसे ही चल रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का नाम वीरूस्का है ना, तो ऐसे चल रहा है आजकल। तो खर्च और बचत को मिलके क्या हो जाएगा? खचत। यानी कि खर्च और बचत को आप जोड़ दो तो खचत यानी कि आपकी आय, सैलरी। ये बड़ा बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं थोड़ा सा परसेंटेज के मामले में बात करता हूं, थोड़ा सा परसेंटेज के मामले में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आय और खर्च का रेशियो जो है वो 5 और 3 है। आय और खर्च का रेशियो कितना है? 5 और 3, 5 और 3। तो क्या मैं इसके साथ अगर अपनी बचत को जोड़ लूं तो क्या उसका रेशियो भी आप बता सकते हो मुझे? 5 में से 3 घटा दो, ये कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। वीरुस का नहीं, हाँ वामिका जो भी है, मैं एक बात बता रहा हूं, नाम मिलके जो भी बनता है, वामिका जो भी है ना। तो अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5-3 है तो 5 में से 3 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी बचत कितनी? 2। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का 20% खर्च करता है, केवल एक लाइन आपको लिखी, कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का 20% खर्च करता है। क्या आप मुझे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो केवल इसी लाइन से बता सकते हो? बोलो, क्या केवल मात्र इसी लाइन से आप मुझे ये रेशियो बता सकते हो? यस और नो? 20% खर्च करता है किसका? आय का। कोई व्यक्ति आय का, इनकम का, आय का 20% खर्च करता है। तो क्या मुझे इन तीनों का रेशियो आप बता सकते हो? आप कहेंगे हाँ जी सर। आय का 20% खर्च करता है। अगर उसकी आय 100 रुपए है, मान लो अगर उसकी आय 100 रुपए है तो उसने खर्चा कितना कर दिया? 20% यानी कि 20 रुपया। 20 रुपया। तो अगर 100 में से 20 रुपया खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा? 100 में से 20 घटा दो, 80 रुपए बचाया होगा। रेशियो कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, 20 एकम 20 और 20 चौको 80। क्या इस तरीके से आप रेशियो बना सकते हो? क्या इस तरीके से 514 का रेशियो आप बता सकते हो कि 100 रुपए अगर आए है, 20% खर्च कर दिया यानी कि 20 रुपए खर्च कर दिया, तो 100 में से 20 खर्चा किया तो क्या 80 बचा लिया होगा? आप कहेंगे हाँ जी सर, 80 बचा लिया होगा। बस यही चीज का हमें, बाकी इसमें जो और आगे मेथड लगेंगे वो सवाल से ही आप समझ पाएंगे। कैसे? जरा देखो, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ये सवाल मैं आपको। बहुत टिपिकल तरीके से नहीं जाएंगे हम, कोई कैलकुलेशन वगैरह बहुत कम करवाऊंगा आपको मैं। देखो मैं आपको जिस टाइप से पहले कोई कॉन्सेप्ट समझाने में जितना टाइम लेता हूं ना, तो समझ जाओ उस टाइप में मैं बहुत आसान तरीके से आपको ले जाऊंगा, क्योंकि वो टाइप बहुत, आप बुक्स में देखना इसके सॉल्यूशंस बहुत सारी कैलकुलेशन कराएगा बुक्स वाला आपको। लेकिन नहीं, आप मेरे पास आए हैं, जुड़े हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं जितनी चीजें सरल हो सकती है मैं उतनी कोशिश करता हूँ। भाई कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यार इसमें कैलकुलेशन होना है, भाई उसमें फिर कैसे करें? बोलो।
में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, जहां जितनी पॉसिबिलिटी है उतना करते हुए चलेंगे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, तो यहां से लेकर यहां तक के सवाल में केवल पहली लाइन से हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों का रेशियो बना लेंगे। आय का 30% बचत करता है तो हम तीनों का रेशियो बना लेंगे। कह रहा मासिक आय में 10% की वृद्धि हो गई तो वह बचत में 20% अधिक बचत करता है, यानी कि बचत में 20% की वृद्धि हो गई। बताओ खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप मुझे एक रेशियो बता दो, केवल अनुपात, आय, खर्च और बचत का अनुपात बताते ही सवाल जो यहां से शुरू हुआ है ना, ये वाला यहां से, इससे आगे मत जाना, मैं हूं, टेंशन ना लो। भाई उसने बोला है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। उसने क्या बोला? एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, तो अगर उसकी आय 100 मान ले तो उसने बचत कितनी कर दी? 30 रुपए। भाई 100 में से अगर 30 रुपए बचत कर दी तो क्या 70 रुपए उसने खर्च कर दिए होंगे? 100 में से 30 घटा दो तो 0 0 0। तो रेशियो कितना आ गया? 10, 7 और 3। ये उसके रेशियो आ गया। अब देखना कितना, यहीं से तो असली चीज शुरू होगी, इसको आप एक दो सवाल करके खुश हो जाओगे कि सर मजा आ गया। अब कह रहा है मासिक आय में 10% की वृद्धि हो गई आय में, तो आप क्या करो, यहां लिखो 10%। आप किसी का 10% या किसी का 110% मत निकालो। भाई वैसे तो बेसिकली हमें पता है कि अगर किसी वैल्यू में 10% की वृद्धि हुई है तो हमें उसका 110% निकालना है। मैं निकालूंगा ही नहीं, मैंने लिखा कि 10% की वृद्धि तो प्लस का 10% लिखो बस। जहां कमी होगी वहां माइनस का लिखेंगे, जहां कमी होगी वहां माइनस का। अब कह रहा है बचत में 20% की वृद्धि, तो यहां 20% लिखो प्लस का, और गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो, बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। मैं गुणा क्यों कर रहा हूं? मैं कोई तरीका रटवा नहीं रहा हूं आपको, दरअसल मैं वृद्धि को ही निकाल रहा हूं। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, वो यहां पर 0 0 लगाकर इसका 10% निकालेंगे, इसका 20%, और फिर इसी में जोड़ेंगे, और फिर इसमें से ये घटाकर खर्चा निकालेंगे। भाई मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर उसने आय में 10% की वृद्धि करी है तो ओवरऑल वृद्धि कितनी है, ओवरऑल, तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर उसने बचत में 20% की वृद्धि करी है तो ओवरऑल वृद्धि कितनी है वो मैं निकाल, बस केवल वृद्धि और कमी निकाल रहा हूं मैं। वृद्धि के बाद कितनी हो गई उससे मुझे मतलब नहीं है, केवल वृद्धि या कमी, इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो गया 100% प्लस का, ये हो गया 60% प्लस का। अब आप मुझे बताओ बच्चे, अब आप मुझे बताओ, अगर उसकी सैलरी में 100% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई, तो 100 में से 60 माइनस कर दो, तो खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी? 40% की। यस और नो? बोलो। बहुत ही, मैं कह रहा हूं मिनिमम कैलकुलेशन के साथ, ये बेस्ट लेवल का टाइप है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिन्हें मैं करा रहा हूं। अगर उसकी सैलरी में 100% की वृद्धि, 10 धाम 100, 20 तिया 60, बचत में 60% की ओवरऑल वृद्धि, तो 100 में से 60 घटाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर में तो 40% की वृद्धि हुई है। आप कहेंगे हाँ जी सर। बस आगे एक काम करना है, आपने एक काम करना है, बस 40% को जो ये रेशियो दिया हुआ है इससे डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। भाई यहां पर हमने इन परसेंटेज में इनकी मल्टीप्लाई की थी ना, तो ये जो 40 है ये इस वाली वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके आया है, इस वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 40 मिला है। मुझे वापस इसी के पास जाना है, तो मैं 40 में 7 को भाग दे दूंगा, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। लगभग 5.7% आपका आंसर है, और उसने लगभग ही पूछा है, एग्जैक्ट पूछा ही नहीं है। कितना आ गया? लगभग 5.7%।
7 से डिवाइड इसीलिए किया कि 10 को 10 से गुणा करके 100 मिला, 20 को 30 से गुणा करके 60 मिला, तो जो 100 में से 60 घटाने पर ये 40 आया है, ये इस वैल्यू को 7 के साथ गुणा करने पर आया है। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली। तो भैया मैं 40 को 7 से भाग दूंगा तो आंसर 5.7 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। आप दो दो जीरो लगाओगे, फिर परसेंट निकालोगे, फिर उसी में जोड़ोगे, वो पुराना मेथड हो गया। अपडेट मैंने किसी बैच में कराया होगा वो मेथड। भाई अपडेट भी तो नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अपडेट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? फोन भी अपडेट होते हैं, तो हम क्यों ना अपडेट हो यार। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि मैं कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, कई सारे सवाल कराऊंगा, एक नहीं दो नहीं 3 सवाल में जाके क्लियर होगा, लेकिन होगा जरूर। और जब होगा गजब लगेगा आपको कि सर मजा आ गया। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि, खर्चे में 8% की वृद्धि, तो बताओ बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? और ये भी लगभग पूछा है, लगभग। भाई इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आपको बोला है आय और बचत, यानी कि 7 और बचत कितना है 3। 7 रुपए इनकम है, 3 रुपए बचत है, तो 7 में से 3 घटाओगे, क्या खर्चा 4 रुपए आएगा कि नहीं? भाई 7 में से 3 माइनस कर दो तो खर्चा कितना आ जाएगा 4। खर्चा कितना आएगा 4। अब कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि, वृद्धि है तो प्लस का लिखना है, कमी भी आएगी तो उसे माइनस में रखेंगे। कह रहा है भैया खर्चे में 8% की वृद्धि, यहां 8% की, तो कह रहा है बताओ बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, सेविंग। मल्टीप्लाई करो, 12 सत्ते 84%, 8 चौकू 32%। अब आप सोचो, अगर उसकी ओवरऑल इनकम 84% बढ़ी, अगर उसकी ओवरऑल इनकम 84% बढ़ी, तो उसका खर्चा 32% बढ़ गया, है ना भैया? खर्चा कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया। तो बचत कितनी बढ़ी होगी? 84 में से 32 घटा दो, कितना जाएगा? 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5। ओवरऑल 52% बचत बढ़ी होगी। हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, 52 से भाग दे दो किसको? 3 को। ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17.33%। ऑप्शन नंबर ए सही है। कमर तोड़ दी सवाल की कि नहीं तोड़ी आपने? बोलो। बोलो। सवाल कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, 58%। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो, उसके खर्चे में 25% की वृद्धि हो, तो बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? भैया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब कह रहा है अपनी आय का 58% खर्च करता है, यानी कि अगर उसने 100 रुपए कमाए होंगे तो उसने 58 रुपए खर्च कर दिए होंगे, तो बचाए कितने होंगे? 100 में से 58 घटा दो, 42 रुपए बचाए होंगे। 2 से कटेगा 21 बार, 2 से कटेगा 29 बार, और 2 से कटेगा 50 बार। ये रेशियो हमारा आ गया। अब सवाल कहता है कि भैया उसकी आय में 30% की वृद्धि, इंक्रीमेंट हुआ है, तो वृद्धि हुई है तो प्लस का 30%। कह रहा है खर्चे में भी 25% की वृद्धि हुई है तो प्लस का 25%। गुणा कर दो, 5 दिया 1500%, तो ये हो गया प्लस का। और 25 निम्मा 225, 25 दूनी 50 और 22 72, 725% ये। इसका मतलब है कि ओवरऑल, ओवरऑल अगर उसकी सैलरी 1500% बढ़ी,
तो उसका खर्चा 725% बढ़ गया। तो बचत कितने परसेंट बढ़ी होगी ओवरऑल? 1500 में से 725 घटा दो, बोलो कितना जाएगा? 750%। 750 या 775? 775%। भाई इसमें से ये माइनस कर दिया, 775 आ गया। बस आपका जो आंसर होगा, एक ही काम करना है, 775 को 21 से भाग दे दो। 21 या 63, 7 7 14, 21 छिक्के 126, आंसर 36 पॉइंट कुछ होगा। ये दो ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, लगभग 36.9%, 36.9। चलो एक सवाल होमवर्क दे देता हूं और फिर हम विदाई लेते हैं भैया। कल हम आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन और जो मार्क्स वाले क्वेश्चन है, नंबर वाले, कि भैया इतने नंबर लाया, इतने से फेल हो गया, उतने नंबर लाया, उतने से फेल हो गया, वो टाइप है। इसके 2 3 सवाल बचे हुए हैं और एक आध और टाइप करके कल हम एंड करके, और लास्ट की जो क्लास होगी वो इलेक्शन वाली रखेंगे, ठीक है? चुनाव संबंधित प्रश्न लास्ट में रखेंगे परसों। बाकी मिलते हैं अपने कल के सेशन में। थैंक यू। और हाँ, इस बार सैटरडे को मॉक टेस्ट रखेंगे हम परसेंटेज का। परसेंटेज का रिवीजन करते रहो, हो सकता है टाइम ना मिले रिवीजन का, तो परसेंटेज की मॉक क्विज इसी सैटरडे में दूंगा आपको मैं, ध्यान रखना। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।